हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग इस कोरोना के दूसरे लहर के दौर में आप लोग स्वस्थ होंगे और सरकार की सारी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे होंगे। सरकार की गाइडलाइन का क्या कहना। सरकार की गाइडलाइन तो जो है वो है ही, लेकिन सबसे बड़ी ये है कि आप इस दौर में खुद अपने आप से ये समझ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आप और आपके परिवार आपके सगे संबंधियों की कोई हानि ना हो। आप कैसे इस महामारी के दूसरे दौर से आप बच सकते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग और हम लोग को भी इस हिसाब से काम करना पड़ेगा कि हम लोग इसमें कैसे भी करके अपने आप को बचाएं, क्योंकि इससे जितनी विभत्स स्थिति हो चुकी है, ऐसा अभी तक तो मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ। भगवान न करे कभी ऐसा हो आगे चल के। लेकिन हमें बस यही देखना है कि कैसे हम इस बुरे दौर से कवर करके आगे निकलते हैं, कैसे कैसे हम इससे बचते हैं। बस यही जारी बातें हैं। बाकी तो अब इतना पुराना हो गया है कि आप लोग सब इसके बारे में सब जानते ही हैं कि हम कैसे इससे बचे रह सकते हैं। बाकी और बस मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा। अब देखिएगा, मैं आपको अगले लेक्चर में लेके चलता हूँ। इससे पहले हमने आपको कुछ लेक्चर दिया था जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया था। हालांकि पूरा तो कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन अब उसका फाइनल टच यहाँ पे मैं देना चाहूँगा। इसमें है फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी में बताया था और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी बताया था कि दोनों जो प्रोसीजर हैं, ये प्रोसीजर देखने में कितने अलग अलग लगते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी में आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो और उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो ये सब बातें कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये अपोजिट हैं। एक में आप निकाल रहे हैं, एक में आप डाल रहे हैं, या एक में एनर्जी रिलीज हो रही है, एक में एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। तो दोनों ऐसा लग रहा है ना कि एक दूसरे के अपोजिट चल रही है। तो क्या इसके जो फैक्टर हैं वो भी अपोजिट हो सकते हैं। कहने का तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या ये एक दूसरे के कन्वर्जन हो सकते हैं? हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी जो फैक्टर है, कोई भी प्रॉपर्टी हो, हम कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो, हम उसका पूरा पूरा वेरिएशन देखते हैं पीरियोडिक टेबल में कैसे होता है। तो इसका जो फैक्टर है हम उससे चेक करते हैं कि क्या इसके सारे फैक्टर अगर अपोजिट होंगे, अगर इसके सारे फैक्टर अपोजिट हो जाएंगे तो हम मान लेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी के रिवर्स है। अगर इसके सारे फैक्टर अपोजिट नहीं होंगे तो हम कैसे कह सकते हैं? ओके। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या इसके फैक्टर्स अपोजिट हैं या बराबर है, इक्वल है। अगर इक्वल होंगे तो हम कह नहीं सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी, भले ही प्रोसीजर अपोजिट है लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते हैं। तो चलिए, पहला यहाँ पे मैंने लिखा है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज को आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है कि एटॉमिक साइज जैसे जैसे डिक्रीज करेगा, इधर जो एरो नीचे जा रहा है इसका मतलब है कि साइज घट रहा है, यानी कि हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ। अब जब एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ तो उसके बगल में लिखा हुआ है जेड इफेक्ट, इंक्रीज हुआ। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया होगा कि जेड इफेक्ट क्या होता है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वही उसका जेड इफेक्ट होता है, कि देखते हैं कि कितना टाइटली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अटैच्ड हुआ है, वही उसका क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, या उससे जेड इफेक्ट कहते हैं, या उसको कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि कितना ज़्यादा उससे अटैच्ड हुआ है। ठीक है। अब हम आते हैं कि ये जेड इफेक्ट ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा अटैच्ड रहेगा, ज़्यादा टाइटली अटैच्ड रहेगा। और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइटली अटैच्ड रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जो आपको मैंने बताया था, एफ इनवर्सली टू स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये फोर्स बढ़ गया तो ये डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और जब डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, घट जाएगा। और जब एटॉमिक साइज घट जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से बढ़ा हुआ है, तो आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको इस फोर्स के अगेंस्ट ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ज़्यादा फोर्स है तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, कम फोर्स है तो कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस केस में जब एटॉमिक साइज छोटा रहेगा, घटता रहेगा, तो ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ता रहेगा, क्योंकि तभी तो साइज घटेगी इसके अकॉर्डिंग। अब जब साइज घट गई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ गई, तो वहाँ पर आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। वहाँ पर आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो आयंस एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है।
तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे बढ़ेगी। भाई बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी हम कैसे बढ़ाएंगे। तो चलिए देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, तो आप कभी ये नहीं कहते हैं कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। ये जो प्रोसीजर है, आप इस इलेक्ट्रॉन के ऐड करने के प्रोसीजर को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं कहते हो। ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों का अच्छे से सुनिएगा कि जब किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो इस एडिशन के प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं कहते हैं। हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं? इस एडिशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बात समझ में आई? तो यहाँ पर आप देखिएगा, अब सारा का सारा मुद्दा यहाँ पर क्लियर होगा अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी से। तो अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी क्या होगा? जितना ज़्यादा फोर्स रहेगा, जितना ज़्यादा फोर्स रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। बात समझ में आई? जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। इतना तो समझ में आ गया। तो सीधी सी बात है कि जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और सॉरी एटॉमिक साइज जब घटेगा, तो उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बढ़ जाएगा। और जब वो बढ़ जाएगा तो जैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ? बढ़ गया। मतलब कि आपको उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी वहाँ पे हाई हो गई। अब भाई किसी में अगर एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी केस की बात अगर किया जाए, तो अगर एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। अगर एनर्जी कम रिलीज हुई तो आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका कम है। तो जब साइज छोटा रहेगा तो आप जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच के जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा अट्रैक्शन की टेंडेंसी है, तो क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी उसमें से रिलीज करेगा, और जब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगी। इसीलिए हम आपको बताए थे कि जो एटॉमिक साइज होता है, वो चाहे आप आयनाइजेशन एनर्जी के लिए देख लीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए देख लीजिए, दोनों में क्या होगा? वो सेम वेरिएशन रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो प्रोसीजर अपोजिट है तो ये भी एक दूसरे केस के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम दूसरा पॉइंट बताते हैं, इसके आगे क्या होगा। तो देखिए दूसरा केस हम आपके सामने यहाँ पे लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बताने से पहले मैं सबसे पहले आपसे ये डिस्कस कर लेना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अवेलेबल। तो आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेसिकली टू टाइप्स का होता है। एक आपका होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक आपका होता है अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसे आप मोर स्टेबल या लेस स्टेबल के नाम से भी जानते होंगे। तो मैं बता देता हूँ कि आप देखिए दो प्रकार का पढ़ते हैं। एक होता है आपका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और एक होता है आपका फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक, तो अगर स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों ही स्टेबल कन्फिग्रेशन होते हैं। अगर हम इसके बीच कंपैरिजन करें तो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इसके इतर आपको मिलता है कि आप ये जान लीजिए कि आपका कन्फिग्रेशन या तो लेस देन हाफ फील्ड है, यहाँ पर हाफ फील्ड को हम एच से दिखाते हैं, या तो मोर देन हाफ फील्ड है। दोनों ही केस में जो स्टेबिलिटी होती है, हम कहते हैं इस केस में भी लेस स्टेबल कन्फिग्रेशन बोला जाएगा, और इस केस में भी लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोला जाएगा। जब आपका हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन मिल जाएगा, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन या फुल फील्ड कन्फिग्रेशन, तो ये दोनों कन्फिग्रेशन क्या माने जाते हैं? ये दोनों कन्फिग्रेशन आपके स्टेबल कन्फिग्रेशन माने जाते हैं, जिसे हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हालांकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन में दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रॉन चाहता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या होता है? अपने आप को स्टेबल कर लेता है, और जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाता तब तक वो इधर उधर अपना तांग झाँक करता रहता है, ताकि उसको कहाँ से उसकी जो नीड है वो पूरा हो सके। ठीक है, तो यही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई, हाफ फील्ड फुल फील्ड। हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। अगर दोनों की बात करें तो फुल फील्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू हाफ फील्ड के केस में। लेकिन अगर हम ये दोनों कंपेरिजन हमें मिलता है, हमें हमेशा
मोर देन हाफ फील्ड या लेस देन हाफ फील्ड या हाफ फील्ड मिलता है, फुल फील्ड बहुत कम मिलता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि अगर ये लेस देन हाफ फील्ड है, अगर ये लेस देन हाफ फील्ड है, मान लो जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं NP3, NP3 हो गया और ये NP4 हो गया और ये NP2 हो गया। 3 कॉन्फ़िगरेशन में लिखा है। अगर आपसे हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये आपका क्या है, लेस देन हाफ फील्ड है, ये आपका क्या है, मोर देन हाफ फील्ड है, ये आपका क्या है, हाफ फील्ड है। तो इसको मैं बना लेता हूँ, 1 2 3, ये आपका 4 है, 1 2 3 4 हो गया और ये आपका 2 है। ओके, तो अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है, मोर देन हाफ फील्ड, ये आपका लेस देन हाफ फील्ड, ये आपका हाफ फील्ड है, ये आपका हाफ फील्ड है, ये आपका क्या है, मोर स्टेबल है। जब ये आपका मोर स्टेबल हो गया और ये आपके दोनों कैसे हो गए, लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि आपका एक हाफ फील्ड से कम है, एक आपका हाफ फील्ड से ज़्यादा है, यानी कि मोर देन हाफ फील्ड और लेस देन हाफ फील्ड। अब देखते हैं यहाँ पर हम कैसे देखेंगे। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख के समझ सकते हैं कि ये आपका मोर स्टेबल है। अगर ये कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर स्टेबल है तो उसे डिस्टर्ब करने के लिए आपको ज़्यादा हिम्मत चाहिए होता है। कोई शांति से बैठा है, ये आपका क्या है, ये स्टेबल है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने, अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल है। और इसके केस में क्या होगा, इसके केस में ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकले। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये लेस स्टेबल है इसके कंपेरिजन में। तो जब आपका कॉन्फ़िगरेशन लेस स्टेबल होता है या मोर देन हाफ फील्ड या लेस देन हाफ फील्ड होता है तो इस केस में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। और वही जब आपका कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल यानी कि हाफ फील्ड होता है या फुल फील्ड होता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी और यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। कहने का मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ेगा और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हम अगर एक आपको एग्जांपल बता दें IE1 ऑफ नाइट्रोजन और IE1 ऑफ ऑक्सीजन के केस में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उसे थोड़ा यहाँ करा देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो आगे चल के। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, मैं उसे देता हूँ, आप उसे करिएगा, मैं साथ साथ आपसे करूँगा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है IE1 ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन IE1 ऑफ ऑक्सीजन वेयर एज IE2 ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन IE2 ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए यहाँ पर कैसे, अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4, ये आपका हो गया आउटर कॉन्फ़िगरेशन। हम ले लेते हैं नाइट्रोजन के केस में, हम देखते हैं तो क्या मिलेगा, हमें मिलता है 2p3 1 2 3, ये 2p3 मिला। ऑक्सीजन का ले लेता हूँ, इसमें क्या मिला है 2p4, ये देख लीजिए, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो ये आपका हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है तो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। और ये क्या है, मोर देन हाफ फील्ड है, अगर ये मोर देन हाफ फील्ड है तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। अब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आप, IE1 कर दीजिए, IE1 जैसे आपने किया तो ये क्या हो गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सिंपली है, ये बन गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप IE1 करेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 2p4 बिकम 2p3, दैट इज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब जब ये हाफ फील्ड हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हुई, बढ़ गई, ये मोर स्टेबल हो गया। तो अब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया लेस देन हाफ फील्ड हो गया, लेस देन हाफ फील्ड हो गया और क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया।
निश्चित नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप समझ लीजिएगा ये आपका लेस स्टेबल हो गया क्योंकि ये लेस देन हाफ फील्ड हो गया। अब देखिए, अब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो ये IE2 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है IE1 ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन IE1 ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज नाइट्रोजन हैव more stable configuration, that is half field configuration, whereas IE2 of oxygen is greater than IE2 of nitrogen because एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करता है, और ये क्या होता है आपका लेस स्टेबल यानी कि लेस देन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करता है, राइट। अब देखते हैं इसके आगे, ये आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या ये अक्सर पूछा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको जो पढ़ाया गया है कि जो वेरिएशन होता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। अगर आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो देखते हैं कि पहले आपका क्या आता है, थोड़ा सा यहाँ पर हम स्पेस ले लें, पहले आपको मिलता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तब फ्लोरीन। आप पढ़ते हैं एक रात जब पीरियड जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होगा, तब ऑक्सीजन का होगा, तब नाइट्रोजन का होगा, तब कार्बन का होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से क्या है, ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में क्या है कि IE1 ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन IE1 ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या है, ये इसको रिवर्स कर देता है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर ना फॉलो क्या होता है, कार्बन के बाद ऑक्सीजन आता है, तब नाइट्रोजन आता है, तब फ्लोरीन आता है। कहीं ना कहीं ये वजह होती है जिस वजह से इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये इसे एक्सेप्शन के थ्रू भी आप इसे देखते हैं, इसलिए इसे हम समझते हैं। और ये होता है टोटली आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, जो आपका लेस स्टेबल और मोर स्टेबल के रिस्पेक्ट में क्लियर करता है। और एक बात और है कि ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है ये हाफ फील्ड है, तो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल कैसे होगा, तो इसका रीजन होता है ड्यू टू सिमेट्रिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर 3 ऑर्बिटल है और 3 ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसे क्या कहते हैं, आप सिमेट्रिकल कहते हैं, ठीक है। अगर 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल में 3 से ज़्यादा या 3 से कम इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसे आप क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल, ये आप आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हुई आयनाइजेशन एनर्जी की। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही कहानी रहेगी, लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड, लेस देन हाफ फील्ड, यही 4 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक ले लेते हैं हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले आप एक थोड़ा सा जनरल सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, कॉमन सेंस जिसे हम कहते हैं, कि कोई भी एटम है जिसका ऑर्बिटल है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है किसी भी प्रकार से, चाहे इलेक्ट्रॉन को दे के चाहे इलेक्ट्रॉन को लेके, जिसे आप गेन या लॉस भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो आपने देखा अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि स्टेबल है तो उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में जस्ट उसका अपोजिट करना है, अब हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो अब देखिए कि जैसे ही आप किसी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप ऐड कर देते हो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन तुरंत बदल जाएगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन तुरंत बदल के क्या हो जाएगा, मोर देन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को वो ऑब्टेन कर लेगा, और वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो कोई भी नहीं चाहता है अपनी स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना, इसलिए जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमेशा स्टेबल रहना चाहेगा। आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। इस वजह से वो क्या कहेगा कि नहीं भैया हम इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हैं। तो वहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई, घट गई। अब देखिए वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी क्या होगी, बहुत कम होगी। जो बहुत कम होगी तो वहाँ पर एनर्जी क्या होगी, बहुत कम रिलीज होगी। तो अब देखते हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड तो आप समझ गए। अब हम देखते हैं एग्जांपल लेके, जैसे कि मान लीजिए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। हम कार्बन और नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं। तो कार्बन का आप जब करते हैं तो क्या आता है, 1s2 2s2
2p2, नाइट्रोजन का भी लिखा था मैंने 1s2 2s2 2p3। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन है वो क्या है, हाफ फिल कन्फिग्रेशन है। हाफ फिल कन्फिग्रेशन यहाँ पे देख लीजिए, Pr3 तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, हाफ फिल कन्फिग्रेशन हो गया। और क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। और जब ये मोर स्टेबल हो गया तो ये क्या करेगा, न इलेक्ट्रॉन देगा न लेगा, क्योंकि देने से भी इसकी स्टेबिलिटी घटेगी और लेने से भी इसकी स्टेबिलिटी घटेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2p2 है, तो अगर हम आपसे कहें कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है, तो आपका आंसर होगा कि इसमें ऐड करना आसान है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगा, कार्बन की ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपका लेस स्टेबल कन्फिग्रेशन को कंटेन करता है, और दिस कंटेन इज द मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दैट इज हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केस में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन। पूरा रीजन आपके सामने है। देखिए ये सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होती हैं। आपके किसी भी एग्जाम में, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे 11th 12th बीएससी के कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल अगर क्वेश्चन आते हैं और ऑपरेटिव प्रॉपर्टीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है। और ये सब क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं कि कब साइज बढ़ता है, कब साइज घटता है, और जब साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, जब साइज घटेगा तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं और हमारी गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो अब हम एक बताते हैं, ये तो हो गया आपका हाफ फील्ड का। अब आ जाते हैं फुल फील्ड पे। तो फुल फील्ड में क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा नोबल गैस का, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नोबल गैस। तो कुछ लोग का कहना होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, कुछ लोग का कहना होता है बहुत लो होता है। तो अब हम देख लेते हैं एग्जैक्टली में क्या होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रब करना पड़ेगा। इसको रब करने के बाद हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नोबल गैस, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नोबल गैस। तो आप किसी भी नोबल गैस को आप लेते हैं, मान लीजिए आप कोई भी नोबल गैस ले लिया, आपने नियान ले लिया, ठीक है। तो नियान को आपने ले लिया, नियान में 10 होते हैं, तो ये क्या हो जाता है 2p6 हो जाता है। 2p6 कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्युपाई करता है, 1s2 2s2 2p6। तो अब आप देखिए यहाँ पर p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल आप जानते हैं 3 प्रकार का होता है। p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका पूरा ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। इसका पूरा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, पूरे के पूरे ऑर्बिटल में फिट बैठते हैं, और ये पूरे बराबर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इस केस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आप तुरंत माइंड में सोचिए कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या होता है कि आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, और अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉन ऐड तो मान लो कर देंगे चाहे जैसे भी। अब इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए आपके पास स्पेस तो होना चाहिए, जगह तो होना चाहिए भाई। यहाँ पर 3 ही ऑर्बिटल है और 3 में आपके 6 के 6 फुल हैं। आप जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो किसी न किसी एक में 3 करना पड़ेगा, जो कि असंभव सी बात है ना, डैट इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आप सीधे भाषा में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नोबल गैस इज 0। यहाँ पर कोई चांस नहीं होता है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का। और रही बात आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है निकालना। तो आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते बट निकाल तो सकते हो, तो निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी 0 नहीं होगी, वो क्या होगी, वो कुछ ना कुछ होगी। अब देखिए क्या होगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी, यही हमें देखना होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये फुल फील्ड कन्फिग्रेशन है, मोर स्टेबल कन्फिग्रेशन है। तो यहाँ पर आप इसका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसलिए हम इस केस में क्या कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैसेस इज हायर वेयर एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस इज लोअर। तो ये पूरा जो फैक्टर है ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया हुआ है, आप लोग को समझ में आया होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है क्योंकि थोड़ा टॉपिक बड़ा है। तो अब हम आपको बताते हैं, लास्ट टॉपिक है, बस 2 मिनट और लगेगा। तो टाइप्स ऑफ सबसेल, टाइप्स ऑफ सबसेल का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी से क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी के टाइप ऑफ सबसेल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसेल क्या होता है। पहली बात तो सबसेल आप जानते होंगे, सबसेल जिसे आप ऑर्बिटल भी कहते हो या सब ऑर्बिट भी कहते हो। टाइप्स ऑफ सबसेल SPDF बेसिकली 4 प्रकार के हम पढ़ते हैं, ओके।
अब देखते हैं कि न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज कौन सा सबसेल पाया जाता है। सबसे पहले क्या आता है, यस ऑर्बिटल, यहाँ मैंने लिखा है NS सबसे ज़्यादा क्लोज होता है, NP, ND, NA। यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा N, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मीन्स नंबर ऑफ सेल। ये जो पोजीशन है, ये जो N है, ये आपका सेम होना चाहिए। हम बात करेंगे सेम सेल के बारे में। खैर ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर 2s ले लिए और इसका कंपेरिजन हमने कर लिया 3p से कर लिया, या 3s ले लिए कंपेरिजन कर लिया 4p से कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n बराबर 3 है, यहाँ पे n बराबर 4 है, यहाँ पे ये तीसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये चौथी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम इस रूल को अप्लाई करेंगे कब? जब हमारा सेल क्या हो, सेम सबसेल के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ।